क्या आप जानते हैं दोस्तों, दक्षिण जापान स्थित ओगिमी नामक एक छोटे से गांव में सबसे ज्यादा एज वाले, सबसे ज्यादा दीर्घायु लोगों के गांव के रूप में इसको जाना जाता है। 3000 लोगों के इस छोटे से गांव में पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा दीर्घायु, ज्यादा उम्र वाले लोग रहते हैं। इसका रीजन पता लगाया तो पता चला कि जापानी लोग मानते हैं कि हर इंसान का एक इकिगाई होता ही है। इस किताब को लिखने के लिए लेखक वहाँ के कई सारे 100 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को मिले और उनसे उनके दीर्घायु जीवन का रहस्य जान लिया। वह रहस्य इस किताब के माध्यम से आपके सामने रखा गया है। यह किताब आपको आपका इकिगाई प्राप्त करने में सहायता करेगी। दोस्तों, इससे पहले कि हम यह जानकारी लें कि इकिगाई है क्या और 100 वर्ष से ज्यादा जीने वाले लोगों की उम्र का राज क्या है, यह पता करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक बोलती किताबें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकिगाई यह एक जापानी संकल्पना है। इसका ऊपरी अर्थ है कि हर एक के जीवन का एक मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है। जापान में रहने वाले लोग बाकी देशों की लोगों की तुलना में ज्यादा साल जीते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छा भोजन, ग्रीन टी, अच्छा मौसम इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के ज्यादा साल जीने के पीछे की जो सबसे असली वजह होती है वह है इकिगाई। यह शब्द उनके जीवन को सही दिशा देता है। आज जो बुक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इकिगाई। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरेलस इसके लेखक हैं। जापान के लोगों के 100 साल जीवन जीने का राज आपके सामने उजागर करना और साथ ही आपको अपना इकिगाई ढूंढने में मदद करना ही इस किताब का मूल मकसद है। क्योंकि जिन जिन लोगों को इकिगाई मिला है वे लोग आनंददायक, संतुष्ट और दीर्घायु जीवन जी रहे हैं। जापानी लोगों का ऐसा मानना है कि हर एक के जीवन का एक इकिगाई होता है। इसे फ्रांस के लोग जीवन का उद्देश्य कहेंगे या बाकी देशों के लोग किसी और नाम से भी पुकारेंगे। इकिगाई हर एक के अंदर छुपा हुआ होता है। कुछ लोगों को अपना इकिगाई मिल जाता है तो कुछ लोग उसकी खोज में होते हैं। हर एक के अंदर इकिगाई छुपा हुआ होता है और उसे खोजने के लिए बहुत संयम की आवश्यकता होती है। एक बार आपको आपका इकिगाई स्पष्ट हो जाए तो फिर सुख और संतुष्टि अपने आप मिलती है, क्योंकि आपको जीवन का असली उद्देश्य पता चल जाता है। हमने यह जाना कि इकिगाई मतलब हमारे जीवन का उद्देश्य खोजना। हमारे जीवन के असली उद्देश्य को ही हम इकिगाई कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे इस बात पर लेखक ने रोशनी डाली है कि आज के इस युग के लोग उम्र से पहले बूढ़े क्यों हो जाते हैं और जापान के लोग इतनी ज्यादा उम्र तक क्यों जीते हैं। ऐसी छोटी छोटी कुछ यूजफुल चीजें, उपयोगी बातें लेखक अभी आगे बता रहे हैं। सबसे पहले वे बताते हैं तनाव दूर करना। तनाव मुक्त होने के उपायों में सजग रहने को, अवेयर रहने को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। हम किन परिस्थितियों में कैसा रिएक्शन देते हैं, कैसा प्रतिसाद देते हैं, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना, ध्यान एकाग्र करना सजगता की पहली स्टेप है। ऐसा करने से हम अपने वर्तमान में जीने लगते हैं और विचारों को अपने नियंत्रण से बाहर जाने से हम रोक पाते हैं। और सजगता की, अवेयरनेस की इस अवस्था तक पहुंचने का जो मार्ग है वह है ध्यान यानी मेडिटेशन। मेडिटेशन के प्रैक्टिस से हम अपने तनाव पर काबू पा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लोगोथेरेपी के बारे में बताया है। आइए देखते हैं कि ये लोगोथेरेपी क्या है। लोगोथेरेपी को इजी वे में बताने के लिए डॉक्टर फ्रेंकल एक एग्जाम्पल देते हैं कि मैं हमेशा अपने मरीज से पहला सवाल यही पूछता हूँ कि आपने आज तक आत्महत्या क्यों नहीं की। इससे मरीज को जीने के लिए कोई न कोई एक अच्छी वजह मिल ही जाती है और वह इस उद्देश्य के साथ आनंद से अपने आगे की यात्रा शुरू करता है। तो अभी ये जानना है कि लोगोथेरेपी क्या काम करती है। इसका जवाब एकदम स्पष्ट है। लोगोथेरेपी आपको जीवन जीने के लिए एक अच्छा सा मकसद ढूंढने में मदद करती है। लोगोथेरेपी लोगों को उनके जीवन का उद्देश्य समझाने में सहयोग करती है, जिसकी वजह से उनके जीवन को एक अर्थ प्राप्त होता है, जिसकी वजह से उन्हें जीने की एक नई उम्मीद मिलती है और वे नए जोश और उत्साह के साथ आगे का जीवन जीने लगते हैं। साथ ही साथ वे अपनी जो भी नेगेटिव उनके रूटीन था, नकारात्मक कार्यशैली थी, उसको बदलकर और समस्याओं पर
विजय प्राप्त करना भी सीख जाते हैं। लोगोथेरेपी की एक खास बात है कि बाकी थेरेपीज की तरह लोगोथेरेपी निराशा को, डिप्रेशन को मानसिक बीमारी नहीं मानती है, उल्टा उसे आध्यात्मिक खोज मानती है। यह तो एक कुदरती प्रक्रिया है जिसमें लोग खुद से या किसी और की मदद से अपने अस्तित्व की खोज करते हैं और इसकी मदद से वे जीवन का अंतिम लक्ष्य पाने की यात्रा शुरू करते हैं। एक मरीज का एग्जाम्पल देते हुए डॉक्टर फ्रैंकल एक घटना यहाँ पे बताते हैं कि फ्रैंकल के क्लिनिक में अपना इलाज करवाने के लिए एक माँ आई जिसका 11 साल का लड़का दुनिया छोड़कर चला गया था और उसका दूसरा लड़का जन्म से ही पोलियोग्रस्त था। अपने बच्चे की तकलीफ दूर करने के लिए और अपने आप को खत्म करने के लिए उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन उस लड़के को जो पोलियोग्रस्त था, उसको लग रहा था कि उसके जीवन का कोई उद्देश्य है और वह जिंदा रहना चाहता है। लेकिन अगर उसकी माँ ने उसे मार डाला तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उस महिला ने अपनी समस्या जब वो डिस्कस कर रही थी सभी के सामने रखी। उसकी मदद करने के लिए डॉक्टर फ्रैंकल ने एक दूसरी महिला को स्टेज पर बुलाया और उसे ऐसी कल्पना करने को कहा कि वह बूढ़ी हो चुकी है और जीवन की आखिरी सांसें ले रही है। उसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं है। उसे ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ होने के बाद भी जीवन व्यर्थ हो गया। जब यही प्रयोग आत्महत्या की कोशिश करने वाली महिला को करने को कहा गया तो उसे लगा और कुछ हो न हो लेकिन मेरे पास मेरा बेटा है, यही बहुत बड़ी बात है। बेटा होने की वजह से मैं बाकी कई सारे लोगों से ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ। मुझे मेरे बीमार बेटे को, अपाहिज बेटे को अच्छा जीवन देने का मौका मिला है और मैं अपने जीवन को भी खुशहाल बना सकती हूँ। इस मौके की वजह से मैं अपने जीवन को पूर्णत्व दे सकती हूँ। मेरे पास जो मौका है उसे मैं सिद्ध कर सकती हूँ। इस प्रकार सिर्फ एक कल्पना करने से, एक कल्पना की मदद से अपने जीवन के बारे में सोचकर देखने से उसे उसके जीवन का मकसद पता चल गया और एक ऐसा लक्ष्य भी मिला जिसके बारे में अभी तक उसने सोचा ही नहीं था। लोगोथेरेपी के बाद में एक और इलाज पद्धति यहाँ पे बताई गई है जिसका नाम बताया गया मोरिता इलाज पद्धति। मोरिता इलाज पद्धति में लोगों को अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से भागना नहीं सिखाया जाता है, दूर करना नहीं सिखाया जाता है, बल्कि उसमें ये कहा जाता है कि जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश न करें, उनसे भागने की कोशिश न करें, बल्कि जो भी इमोशंस, जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप सिर्फ उनको देखते रहिए। हमें तो बस अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करना है। अगर हम किसी पेन में हैं और वह परिस्थिति स्वीकार करने में तकलीफ हो रही है, तो उस तकलीफ पर ध्यान केंद्रित करें। किसी भी प्रकार के काल्पनिक या बौद्धिक बहाने न तलाश करें। इलाजकर्ता का काम यहाँ पर सिर्फ इतना ही होता है कि वह मरीज को परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करे। मोरिता इलाज पद्धति वालों का मानना है कि हम अपनी भावनाओं पर भले ही नियंत्रण न पा सके लेकिन अपनी दिनचर्या पर काबू जरूर पा सकते हैं और इसके लिए हमारे पास जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। लोगोथेरेपी और मोरिता थेरेपी, ये दोनों आप अपने अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसी मार्गदर्शक या बहुत बड़े आध्यात्मिक शिविर की जरूरत नहीं है। एक बार आपको आपके जीवन का इकिगाई पता हो गया तो सिर्फ साहस के साथ उस रास्ते पर चलने की जरूरत होती है। इकिगाई ढूंढने के उपायों में लेखक बताते हैं कि आपको आपका इकिगाई ढूंढने के लिए वह काम देखना है जो काम करते वक्त आप सबसे ज्यादा आनंदित होते हैं और समय को भूलकर उस काम में पूरा डूब जाते हैं, अपनी सभी समस्याओं को भूल जाते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढना ही इकिगाई की खोज है। अब इस फ्लो को कैसे पहचाना जाए कि कौन सा काम ऐसा है जिसको करते वक्त हम सब कुछ भूलकर पूरे के पूरे उस काम में डूब जाएं? इस सवाल का जवाब देने के लिए लेखक कहते हैं कि इस अनुभव को पाने के लिए हमें अपने आप को ऐसे कामों में व्यस्त करना चाहिए जो हमें इस अनुभव का एहसास दिलाएं। लेकिन यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि टीवी देखना, मूवी देखना, ड्रग्स लेना, शराब पीना, सेक्स करना, इन सब में भी आपको वह अनुभव मिल सकता है, लेकिन यह अनुभव क्षणिक, कुछ समय का व नकली आनंद देने वाली चीजें हैं। तो इसमें न फंसते हुए हमें उच्च स्तर का और स्थायी आनंद खोजने की आवश्यकता है।
फ्लो को पाने का एक और उपाय यहाँ पर बताया गया है, वह मेडिटेशन। मेडिटेशन फ्लो को पाने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही आती है कि मेडिटेशन की शुरुआत करने वाले लोगों से एक गलती होती है, वे नतीजों के लिए बड़े उतावले रहते हैं। वे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वे उसके निर्वाण की अवस्था तक पहुंचें। लेकिन महत्वपूर्ण बात है इस ध्यान की यात्रा का आनंद लेना। मन विचारों का, कल्पनाओं का और भावनाओं का समुंदर है। इन सभी से मिलकर एक तूफान तैयार होता है और मेडिटेशन के माध्यम से हम कुछ पल के लिए ही सही इस तूफान को शांत करके असली शांति का अनुभव कर सकते हैं और जीवन में एक नई स्पष्टता ला सकते हैं। जापान के इन 100 वर्ष से ज्यादा जीने वाले लोगों की खान पान की पद्धतियों के बारे में लेखक ने उनका इंटरव्यू लिया, तो कुछ बातें जो उन्होंने समरी निकाली वो इस प्रकार हैं। यहाँ के लोग काफी सारी वैरायटीज का खाना खाते हैं जिसमें सब्जियों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। भोजन की यह विविधता उनकी लंबी उम्र का राज हो सकता है। ओकिनावा में लंबी आयु के लोगों का सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि वे 206 प्रकार के पदार्थ खाते हैं जिसमें कई मसाले शामिल हैं। वे दिन में कम से कम 18 पदार्थ खाते हैं। हमारे खाना खाने की पद्धति से यह बिल्कुल विपरीत है। वे दिन में कम से कम 5 बार फल और सब्जियां खाते हैं। वे दिन में 7 अलग अलग प्रकार के फल खाते हैं। हम जो खाना खा रहे हैं वह सही है या नहीं, यह देखने का अच्छा तरीका है कि आप अपने खाने में ये देखिए कि कितने सारे कलर शामिल हैं। वे शक्कर बहुत कम खाते हैं और सिर्फ गन्ने से बनी हुई ही शक्कर खाते हैं। इसके साथ साथ ओकिनावा के लोग हफ्ते में 3 बार मछली खाते हैं। और वह एक चीज बताते हैं कि जब आपको लगने लगे कि पेट भरने को आया है लेकिन थोड़ा सा आप खा सकते हैं, तो उसी वक्त खाना बंद कर दें। इसके अलावा उनकी लंबी उम्र का एक और राज है जो है हमेशा एक्टिव रहना। लेखक बताते हैं कि जब हम ओगिमी गए तो हमें एक बात पक्की पता चली कि वहाँ पर 80 साल और 90 साल के लोग भी बहुत ज्यादा कार्यक्षम हैं। वे घर में बैठकर खिड़की से झांकते रहना या पेपर पढ़ने में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। वहाँ के लोग सुबह जल्दी उठते हैं, भरपूर चलते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, गाना गाते रहते हैं। सुबह के नाश्ते के बाद और कई बार नाश्ता करने से पहले वे बगीचे में काम करते हैं। वे जिम में जाकर व्यायाम करें न करें, लेकिन हमेशा दिन भर कुछ न कुछ करते रहना उनकी दिनचर्या का एक बहुत इम्पोर्टेंट अंग होता है। अच्छा भोजन लेना और एक्टिव दिनचर्या के साथ साथ जापानी लोग अपने इमोशंस पर बहुत ज्यादा दृढ़ रहते हैं। मतलब वह मानते हैं कि हम जितनी ज्यादा दृढ़ता के साथ समस्याओं का सामना करेंगे, हम उतनी ही जल्दी उनसे बाहर आ पाएंगे। इसके लिए वे स्टोइसिज्म नाम की एक पद्धति को अपनाते हैं जिसके मुताबिक सुख और इच्छाएं समस्या नहीं है। अगर हम उनके गुलाम न बने तो उनका लाभ लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। किसी भी परिस्थिति में अपनी भावनाओं पर काबू पाना ही स्टोइक का गुणधर्म माना जाता है। इसके लिए वे कुछ कल्पनाएं करते हैं, कुछ अभ्यास करते हैं। वे ऐसी कल्पना करते हैं कि उनके पास जो कुछ भी सुविधाएं और साधन हैं, वे अगर उनसे छिन गए तो क्या होगा। इस प्रकार वे बुरे से बुरा क्या हो सकता है इसके बारे में पहले से ही सोचकर रखते हैं और उस परिस्थिति का सामना करने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान यह देना है कि नकारात्मक कल्पना करते वक्त हमें घटनाओं के बारे में सोचना होता है, लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी होती है। एक वर्ड यहाँ पे जापानी लोगों ने दिया है, वह है इचिगो इचिई। इसका मतलब है कि क्षण भंगुरता, सदा बदलने वाली इस कुदरत में सुंदरता खोजने की कला। वाबी साबी जापानी एक ऐसी संकल्पना है जो हमें यह बताती है कि परिपूर्णता में सुंदरता खोजने के बजाय अपूर्णता में सुंदरता को खोजना ही असली कला है। हमारे आसपास के सिचुएशन, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास की घटनाएं कभी भी पूरी तरीके से पॉजिटिव और हमेशा हमारी मन मर्जी की नहीं हो सकती है। इसीलिए अपूर्ण, क्षणिक और दोष के साथ वस्तुएं ही असल में सुंदर होती हैं, क्योंकि कुदरत भी ऐसी ही है। जापानी लोगों का वाबी साबी यह सिद्धांत कहता है कि जीवन सदोष यानी गलतियों के साथ ही होता है और तेज गति से आगे बढ़ने वाला समय हमें यही बताता है कि यह जीवन क्षणभंगुर है। लेकिन अगर हमें हमारा इकिगाई स्पष्ट है तो इस पल, वर्तमान पल में भी अनंत संभावनाएं हैं।
दोस्तों, एक बार आपको आपका इकिगाई मिल गया तो उस पर ध्यान देकर उसे पूरा करने से ही जीवन को असली अर्थ प्राप्त होता है। एक बार आपको आपके जीवन का उद्देश्य पता चल गया तो हर पल फ्लो में रहने में आपको जीवन में वैसा ही आनंद प्राप्त होगा जैसा एक कैलीग्राफर को कैनवास पर काम करते वक्त मिलता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ जापानी लोगों की संकल्पना इकिगाई यह पुस्तक आपको पसंद आई होगी और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको आपके जीवन का इकिगाई मिले और अपने इस इकिगाई के साथ आप 100 वर्ष का जीवन जिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस यूजफुल लगती हैं तो वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए यूजफुल टॉपिक के साथ में। थैंक यू।